अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, तब से लगातार अपने मित्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारतीय पीएम मोदी जी की लगातार हो रही जीत से केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान हो गया है। अब उसे भी कांग्रेस की तरह लगने लगा है कि मोदी जी ईवीएम हैक करके चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे राष्ट्र की भलाई की बात हो तो चाहे इसके लिए आपको कितना भी कीमत चुकानी पड़े, आपको पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही है। आगे उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि कंप्यूटर्स वोटिंग के लिए नहीं बने हैं, वे सही नहीं हैं। एमआईटी के एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है। जहां तक हमारा मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना बिल्कुल गलत है कि ईवीएम को हटाकर पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि हमें ईवीएम को हटाने की ज़रूरत नहीं बल्कि नेताओं की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ऐसी मानसिकता वाले नेताओं का बहिष्कार करने की ज़रूरत है जो चुनाव में धांधली करते हैं, क्योंकि अगर सरकार धांधली से ही चुनाव जीतना चाहेगी तो क्या आप ईवीएम को हटाकर धांधली रोक पाएंगे? सत्ता में आने के बाद छोटे से बड़ा कर्मचारी सभी सरकार के इशारे पर कार्य करने लगता है। ऐसे में अगर सरकार चाह लेगी तो वह बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भी धांधली कर सकती है। इसलिए चुनाव चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, हमें लोकतंत्र के प्रति सम्मान रखने वाली सरकार को चुनने की ज़रूरत है। लोकतंत्र के प्रति सम्मान रखने वाले नेताओं को चुनने की ज़रूरत है। अगर वर्तमान सरकार धांधली कर रही है तो हम तो यही कहेंगे कि भैया ईमानदारी से चुनाव कराइए, नहीं तो पेपर बैलेट लागू हो जाएगा तो काफ़ी रुपए और समय की बर्बादी होगी। जब चारों तरफ ईवीएम चल रहा है तो थोड़ा ईवीएम के बारे में देख लेते हैं कि ईवीएम कैसे काम करता है, क्या इससे धांधली होने की संभावना है। सबसे पहले हम जानेंगे ईवीएम का पूरा नाम। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ईवीएम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बैलेट यूनिट होता है, दूसरा पार्ट वीवीपैट और तीसरा पार्ट कंट्रोल यूनिट होता है। जिस मशीन पर पार्टी का लोगो, पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया रहता है, जिस पर आप बटन दबाकर वोट करते हैं, उसे बैलेट यूनिट कहते हैं। दूसरा पार्ट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात वीवीपैट होता है, जिस पर यह पता चलता है कि आपने किसे वोट किया है। वीवीपैट की स्क्रीन पर आपने जिसे वोट दिया होता है उस पार्टी का चुनाव चिन्ह छप जाता है। ऐसे में वीवीपैट आपको संतुष्टि देने के लिए होता है कि हाँ भाई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसी के खाते में गया है। और तीसरा पार्ट जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, यह पीठासीन अधिकारी के पास होता है। कंट्रोल यूनिट के माध्यम से पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार वोट करने से रोकता है। अक्सर हम सबके मन में ख्याल आता है कि जब बटन दबाने से ही वोट दिया जाता है तो काहे ना जल्दी जल्दी बटन दबा दें ताकि एक से अधिक वोट कर सकें अपनी पार्टी को। आपके इसी ख्याल और ख्वाब को रोकने के लिए ही कंट्रोल यूनिट लगा होता है। जब आप वोट करते हैं तब एक आवाज़ आती है और जैसे ही आवाज़ आती है तैसे पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर क्लोज का बटन टीप देते हैं। इससे आपके एक से अधिक बार वोट डालने के ख्वाब को कंट्रोल कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी। आपका ख्वाब धरा का धरा रह जाता है और आप कितनी भी बार बटन टीपते हैं सिर्फ एक ही बार वोट डाल पाते हैं। कैसे शुरू हुई ईवीएम की कहानी? साल 1980 एमवी हनीफा ने पहली वोटिंग मशीन को बनाया था। इस वक्त इसे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वोट काउंटिंग मशीन नाम दिया गया था। इसका ओरिजिनल डिजाइन आम लोगों को तमिलनाडु के 6 शहरों में हुए सरकारी एग्जीबिशन में दिखाया गया था। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के उत्तर परवूर में हुए उपचुनाव में हुआ था। ईवीएम के अंदर क्या होता है? एक्सपर्ट की माने तो ईवीएम में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इस प्रोसेसर को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी एक बार प्रोग्राम लिखे जाने के बाद आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो इस पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर राइट नहीं किया जा सकता है, जिससे ईवीएम को हैक करने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि इसमें कौन सा चिप या प्रोसेसर इस्तेमाल होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। ईवीएम इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। ईवीएम 7.5 वोल्ट की एल्कलाइन पावर पैक यानी बैटरी के साथ आती है, जिसकी सप्लाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। ईवीएम मशीन पर मतदान करने के लिए कुछ आसान चरण जिसे हम देख लेते हैं। बूथ पर जब कोई मतदाता मतदान कक्ष में प्रवेश करता है तो एक अधिकारी मतपत्र इकाई को एक्टिवेट करेगा। दूसरे चरण में मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह और नाम के सामने मौजूदा नीला बटन दबाना होता है। बटन दबाने के बाद चुने हुए उम्मीदवार के बगल में एक लाल बत्ती चमकेगी और लंबी बीप की आवाज़ आएगी। कोई भी मतदाता बैलेट स्लिप का प्रिंट देख सकता है, जो उम्मीदवार और क्रम संख्या के लिए वोट डाले जाने की पुष्टि करेगा। ईवीएम के इस्तेमाल से कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान। सबसे पहले हम थोड़ा फ़ायदा देख लेते हैं। ईवीएम में वोटिंग में बहुत कम समय लगता है, समय की बचत होती है। वोटों की गिनती परिणाम घोषित करने में भी पिछली प्रणालियों की तुलना में कम समय लगता है। गिनती करने में और परिणाम घोषित करने में भी कम समय लगता है, वोटिंग में कम समय लगता है। बिना नुकसान पहुंचाए ईवीएम के प्रोग्राम में बदलाव नहीं किया जा सकता, जिस कारण वोटों में हेराफेरी नहीं की जा सकती या वोटों की धोखाधड़ी को रोकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ईवीएम मतदान प्रणाली में 64 उम्मीदवार ही फीड हो सकते हैं। 1 मिनट में एक ईवीएम में सिर्फ 5 लोग वोट डाल सकते हैं। 1 मिनट में एक ईवीएम में सिर्फ 5 लोग वोट कर सकते हैं। एक व्यक्ति केवल एक वोट डाल सकता है। दूसरे प्रयास से कोई बदलाव नहीं होगा। ईवीएम बैटरी से चलती है, जो बिना रुके मतदान प्रक्रिया की पुष्टि करती है। ईवीएम में वोटिंग डेटा 10 साल तक रहता है। 10 साल तक आप इसे बनाए रखते हैं। ईवीएम में एक नोटा बटन होता है, जिससे कोई भी उपरोक्त में से कोई नहीं संबंधी वोट करने के लिए दबा सकता है या व्यक्त कर सकता है कि वह इस पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं समझते हैं। इसके नुकसान भी हैं, नुकसान पर देख लेते हैं। ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम केवल राज्य की भाषा में होंगे। अगर कोई मतदाता उस भाषा से परिचित नहीं है तो उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह याद रखना होगा। ईवीएम केवल 3840 वोट तक रिकॉर्ड कर सकती है। हालांकि यह एक लिमिट है जो आमतौर पर मतदान प्रक्रिया में बाधा नहीं बनती है, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए उतने मतदाता नहीं होते हैं। ईवीएम में केवल 64 उम्मीदवार ही फीड हो सकते हैं। ऐसा वह 4 बैलेटिंग यूनिट को जोड़कर करता है। अगर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो लोगों को मैनुअल मतदान पद्धति का पालन करना पड़ता है। यह लेख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इसके कई पहलुओं पर एक संक्षिप्त जानकारी देता है। यह भारतीय चुनावों में इसकी आवश्यकता और इसके द्वारा लाई गई सुरक्षा के बारे में बात करता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का ईवीएम को लेकर क्या राय है? क्या आप लोगों को लगता है कि देश से ईवीएम को हटाना चाहिए, कि देश में ऐसे नेताओं को ही हटा देना चाहिए जो ईवीएम के साथ धोखाधड़ी करते हैं? ईवीएम को हटाना सही है या फिर ईवीएम के साथ धोखाधड़ी करने वाले नेताओं को जेल भेजना सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हमारी अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं, आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो भी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। इस पुरस्कार को जीतने के लिए आपसे एक भी पैसे का चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता है। बस आपको अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, उन्हें जब पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। ऐसा सोचकर वह लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करके केवल परीक्षा पास कर लेते हैं, एक डिग्री रख लेते हैं, जबकि नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला दूसरा स्थान लाते हैं तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान कर दी जाएगी। यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 राज्य में लागू है, उसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
यह पुरस्कार 2023 में ही हम जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों के विवाद चलते इस पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में जो छात्र इस बार इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं उन तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें, अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में है, 9 में है या फिर 11 में है, 8 में है, उनके पास तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन जो छात्र एडमिशन लेने जा रहे हैं इंटर में, उन्हें केवल 1 ही साल का समय है इस पुरस्कार को जीतने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन तक यह सूचना ज़रूर शेयर कर दें ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करके इस पुरस्कार को जीत सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।